डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या, छटाक पर खुशी। ए भाई, लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पनवर। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चहेते कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। आज हम आपको एक खास शख्स से मिलवाएंगे जो मूर्ति कला में माहिर हैं। मैम जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते फेमस लाल जी। नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ? मैडम जी आज हमारे ना हाँ, जो सब्र का बांध है ना, हाँ? जो पानी है सब्र का, वो एकदम सर से ऊपर चला गया है। हाँ? क्यों? हमारे संदूक के ताले को फिर से तोड़ने की कोशिश की गई है। ओहो। दीदी आप देखिए तो सूबेदार चाचा है कहाँ? पानी ऊपर चला गया है तो आपको उसमें डूब जाना चाहिए था। हाँ? लेकिन आप तो अभी भी जिंदा हैं। देखिए मजाक मत करिए यार, हमसे आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शुरू किसने किया था फेमस लाल जी? हाँ, वैसे आपके सूबेदार चाचा की बात करें तो वो अपने घर पर हैं। वहाँ कोई और आया था। कोई और आया था? जी हाँ। कौन आया था? जरा उसका हुलिया बताइए हमको। दीदी तुम एक काम करो, जो उसका हुलिया है ना, उसे तुम मूर्तिकार शीला जी को बता दो। वो मूर्ति बनाएंगी और उस मूर्ति को आप ना फेमस लाल जी अपने घर के बाहर रख देना। मैडम जी ये शीला जी कौन है और वो हमारी किस तरह से मदद करेंगी? दीदी अब एक और काम करो, आप इन्हें ना शीला जी के बारे में डिटेल में बता दो ताकि ये उनसे मिल सके। जी बिल्कुल। तो आज आपको मिलवाती हूँ शीला चमारिया जी से, जो भारत की जानी मानी मूर्तिकार हैं, जो दिल्ली में रहती हैं और काम करती हैं। अच्छा हाँ। मूर्तियाँ बनाती हैं? जी बिल्कुल। तो क्या क्या मूर्ति बनाती हैं? मैं बताती हूँ। वो सिरेमिक में बनाई गई मूर्तियाँ, कांस्य, मोम पेंटिंग, शीट और भित्ति चित्र में बनाई गई मूर्तियों की विशेषज्ञ हैं। अब ज़्यादा बताऊंगी नहीं, उनसे मिलवाती हूँ, नहीं तो कहीं आप मूर्ति ना बन जाएं। चलिए मिलवाइए जी। तो चलिए मिलते हैं मूर्तिकार शीला चमारिया जी से। जी। शीला चमारिया मूर्ति कला की जानी मानी प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये सेरामिक के साथ साथ कागज पर कॉपर और ब्रास शीट, म्यूरल्स, वैक्स पेंटिंग और मूर्तियों के भी विशेषज्ञ हैं। शीला चमारिया की मूर्तियों में सुंदर और दिल को छू जाने वाले पलों को ऐसी फोटोग्राफी की तरह कैद किया है जैसे किसी ने भावनाओं को मूर्तियों में भर दिया हो। शीला जी नई दिल्ली में अपने स्टूडियो में स्कल्पटिंग और क्ले मॉडलिंग सिखाती हैं और इसे सीखने वाले हर उम्र के लोग होते हैं। आइए जानते हैं शीला जी से उनकी कला के बारे में। मेरा नाम शीला चमारिया है। मैं एक शिल्पकार हूँ और मैं आर्ट एजुकेटर भी हूँ, आर्ट कंसल्टेंट भी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन जबकि साइंस में की है, क्योंकि मेरे घर में आर्ट का वातावरण नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि आर्ट को हम करियर ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के समय से ही मुझे आर्ट में, क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मेरी स्कूलिंग कलकत्ता से हुई है, तो वहाँ हमारे स्कूल में आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। फिर भी हमें ये नहीं बताया जाता कि आर्ट को हम फॉर्मली स्टडी करके करियर के रूप में उसको अपना सकते हैं। अल्टीमेटली एम यही दिया जाता है कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो।
तो इसीलिए मैंने भी साइंस ली, क्योंकि मैं स्टडी में भी अच्छी थी, साथ में मैं स्कूल में आर्ट में भी अच्छी थी। मैंने स्कूल के लिए काफ़ी ट्रॉफीज़ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स और इंटर क्लब कॉम्पिटिशन्स में जीती है। तो इस तरह से मेरी आर्ट में कहीं ना कहीं इनफॉर्मली जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि आज मैं यहाँ पर हूँ एक फुल फ्लेज आर्टिस्ट। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने पैशन को चुना, अपने करियर को, ताकि मुझे किसी समय भी ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं सब वो कर रही हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। मैं एक स्कल्प्टर हूँ। स्कल्पचर, जैसे मैंने कहा, क्रिएटिविटी के साथ टेक्नोलॉजी भी है। इसमें हम क्रिएटिव करके हमें किस चीज़ में उसको ढालना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे मटेरियल्स हैं, फाइबर ग्लास है, पीओपी है, सीमेंट है, ब्रॉन्ज़ है। मेरे काम ब्रॉन्जेज़ में जाने जाते हैं। मैं खुद भी ज़्यादा ब्रॉन्ज़ में करना पसंद करती हूँ। मुझे साहित्य कला परिषद से द मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन आर्टिस्ट, वुमेन स्कल्पचर का अवार्ड मिला है। मुझे IFX और दैट इज़ ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से मिनी स्कल्पचर का गोल्ड मेडल मिला है। लास्ट ईयर सिंस मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलुमनाई हूँ, तो उन्होंने मुझे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई का अवार्ड भी दिया है। तो अगर आप बिल्कुल शिद्दत से, पैशन से काम करते हैं तो आपके काम अप्रिशिएट किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती आर्टिस्ट की, एक जर्नी होती है जो कि मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन अचीवमेंट ज़रूर मिलते हैं। वाह वाह, अति सुंदर, एकदम अद्भुत था मैडम जी। हैं मैडम जी, सुनिए ना, आप हमारी सिफारिश लगाइए ना शीला जी से, ताकि हम मूर्तियां बनाना सीख पाए। फेमस लाल जी, जी, आप एक काम कीजिए। जी मैडम जी। आप इतना फेमस हो जाइए, इतना फेमस हो जाइए, जी मैडम जी, कि आपकी मूर्ति हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे में लगे। तब आपको मूर्ति बनाना सीखना ही नहीं पड़ेगा। अरे मैडम जी, आप ना चाहती ही नहीं है कि हम फेमस हों। हम कुछ भी बोलते हैं, आप बीच में हमको टोक देती हैं। अरे, आपने हमारे सपने को ना मैडम जी तोड़ दिया है। फेमस लाल जी, आप सपने भी देखते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। कितनी अजीब बात है, जो सपना जितना ज़रूरी होता है वही जीवन भर अधूरा होता है। हाँ हाँ, चलिए ना। हाँ हाँ, चले जाइए। छटाक पर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल। छटाक पर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके चहेते कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। हाँ तो दीदी, कौन सी सपनों की दुनिया दिखा रही थी हम सबको? नगालौडौर। डॉर? अब ये कौन सी जगह है? इसका मतलब है बिना दुकानदार की दुकान। हाँ? अब ये कौन सी सपनों की जगह है जहाँ कोई नहीं है गम? ये है सपनों की दुनिया, मिजोरम। अरे वाह, मिजोरम? मैडम जी, इसका कुछ अर्थ भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। रम का अर्थ है भूमि। तो अब मैं बताती हूँ आपको और हमारे किसान बहनों और भाइयों को। जी। बिना दुकानदार की दुकान की कहानी आइजोल से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव के किसान वनलाल दिगा के खेत में सब्जियों की पैदावार को बाजार तक कैसे ले जाऊं, लेकिन सब्जियां तो बेचनी ही थी। आखिरकार उन्होंने अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर आइजोल चम्फाई रोहक नहीं आया। उदास मन से वनलाल दिगा रात को अपने घर लौट गए और उन सब्जियों को वहीं छोड़ गए, क्योंकि उन सब्जियों का वनलाल दिगा जी के लिए कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो लौटे तो दुकान से सारी सब्जियां गायब अपनी दुकान में रखी और उनके साथ कीमत की सूची भी टांग दी। अगले दिन भी वही हुआ, जिसे स्थानीय लोगों ने नागालाओ दौर का नाम दिया। अब इतना कुछ आप लोगों ने बता ही दिया है, तो अब उसके दर्शन भी करवा दीजिए। क्यों दीदी, करवा दे? जी बिल्कुल। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ मिजोरम। धुंध से भरे मिजोरम को ब्लू माउंटेन की भूमि के रूप में जाना जाता है। मी का अर्थ है मनुष्य और जो का अर्थ है पहाड़ी, इसलिए मिजोरम पहाड़ी लोगों
यह हाईलैंडर्स का स्थान है। यहाँ ऊंची पहाड़ियाँ और गहरी घाटियाँ हैं। असम, त्रिपुरा और मणिपुर इसकी उत्तरी सीमा पर हैं, लेकिन मिजोरम राज्य बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा हुआ है। यहाँ इसका सामरिक महत्व है। मिजोरम मुख्य रूप से ईसाई राज्य है। यहाँ ईसाई धर्म 120 सालों से ज्यादा पुराना है। मिजो समाज व्यवहारिक रूप से जातिगत पंथ और लिंग के आधार पर सभी विभाजनों से मुक्त है। उनकी नैतिक आचार संहिता एक ऐसी भावना पर आधारित है जिसका अर्थ है दूसरों के प्रति दयालु, निस्वार्थ और मेहमान नवाज होना। मिजो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं थी, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने मिजो भाषा और औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की। मिजोरम अब देश का दूसरा सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। हालांकि कई लोक और सामुदायिक नृत्यों से समृद्ध मिजोरम आज देश में सबसे अच्छे गिरजाघर गायक मंडली यानी चर्च कॉयर का निवास है। पुराने दिनों से हथकरघा मिजो लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिका निभा रहा है। इन करघों में पुरानी जातीय कपड़े बनाए जाते हैं। चमकीले रंग और सरल डिजाइन इन कपड़ों की पहचान है। मिजोरम म्यांमार से सटा हुआ है, जहां बुनाई एक महान संस्कृति और पेशा है। मिजो करघा में निपुणता इस विशेषज्ञता से भी समृद्ध है। बहुत बढ़िया। वाह 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 दीदी, क्या खूबसूरती दिखाई है आपने हम सभी को। सच में। मतलब जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है मैडम जी। है ना? मेंशन और श्रुति जी। और मेरा मन जो है ना
वो मंत्र मुग्ध हो गया है। आहा। आई एम ग्लैड श्रुति जी। हमने तो अपना लिस्ट बना भी लिया है कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है, वो भी लवली के साथ। ओफो फेमस लाल जी, अब क्या बोले हम। भाई आप जाइए अपनी लवली के साथ और हम जाते हैं अपने ब्रेक के साथ, यानी एक छोटा सा ब्रेक। छटाक भर खुशी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छटाक भर खुशी। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हेलो। हाय। हाँ, फेमस लाल बोल रहे हैं हम। अरे कुछ पूछना था आपसे, पाठशाला आ जाऊं? अरे नहीं नहीं भैया, बहुत बिजी हैं हम। आप फोन पे ही पूछ लीजिए, ज्ञान का भंडार है हम। ज्ञान का भंडार? अच्छा ठीक है, आप मुझे दवा की खेती के बारे में बताइए। दवा की खेती ये कैसे होती है भैया? भैया आप तो ज्ञानी है, हस्तगंधा। एक मिनट, अंधा बोल रहे हैं आप हमको। आप एक काम करिए, आप फोन रख दीजिए और सुनिए ना, हम अभी हुए अंधा और ना हुए बहरा। और एक चीज और, आप अपने दिमाग के लिए ले लीजिएगा दवा, ठीक है? हाँ, फोन रख रहे हैं हम। क्या हो गया आपको फेमस लाल जी, हर बार गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? अरे मैडम जी, हमसे कोई फिर से फिरकी ले रहा था, बोले दवा की खेती के बारे में बताओ, और हमको अंधा बोल रहा है। बताइए फेमस लाल जी, लगता है आपके कानों ने वाकई सुनना बंद कर दिया है। वो अंधा नहीं, अश्वगंधा की खेती के बारे में कह रहा था। ये एक औषधीय खेती है जिसकी मांग तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ये कौन सी औषधीय खेती है? हमको तो नहीं पता। आपको सचमुच नहीं मालूम, या फिर आप मासूम बन के सब कुछ जानना चाहते हैं? आई मीन टू से एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं? दीजिए ना। अरे हम नहीं है कोई मामूली बंदा। और जल्दी से बताइए क्या है अश्वगंधा? हाँ। जी बिल्कुल बताती हूँ। इसका संस्कृत में नाम अश्वगंधा, हिंदी में असगंध और अंग्रेजी में विंटर चेरी या इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है। ये एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल के साथ साथ नकदी फसल भी है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में प्रयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा है। अच्छा, इसका नाम अश्वगंधा क्यों पड़ा? श्रुति जी, अब आप बताइए। बिल्कुल बताते हैं फेमस लाल जी को भी और हमारे किसान बहन और भाइयों को भी। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, इसकी ताज़ा पत्तियों तथा जड़ों में घोड़े की मूत्र की गंध आने के कारण ही इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अश्वगंधा की मांग इसके अधिक गुणकारी होने के कारण बढ़ती जा रही है। अश्वगंधा एक औषधि है। इसे बलवर्धक, स्फूर्तिदायक, स्मरण शक्तिवर्धक, तनावरोधी, कैंसर रोधी माना जाता है। इसकी जड़, पत्ती, फल और बीज औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसकी खेती देश के अन्य प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब में की जाती है। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अच्छा मैडम जी, इसकी खेती कैसे करें और इसके लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है? बताते हैं आपको। इसकी खेती शुष्क व उपोष्ण जलवायु में अच्छे से की जा सकती है। जमीन में अच्छी मात्रा में नमी और शुष्क मौसम भी होना चाहिए। अश्वगंधा को खरीफ के मौसम में देर से लगाते हैं। इसकी खेती हर तरह की जमीन पर कर सकते हैं, लेकिन हल्की काली, भुरभुरी, बलुई दोमट या फिर लाल मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 7 से 8 हो। साथ ही जल निकास का उचित प्रबंध करें। और सुनिए,
इसकी खेती अधिक लवणीय और जल भराव वाली जमीन पर नहीं हो सकती। और आपको एक और बात बता दें फेमस लाल जी, अश्वगंधा को बारानी खेती के रूप में उगा सकते हैं। अगर 1 से 2 बार बारिश हो जाए तो इसकी पैदावार में गुणात्मक बढ़ जाती है। अच्छा मैडम जी, इसकी खेती में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? मतलब बुआई से लेके कटाई तक सब बताइए हमको। दीदी बताइए हमको। जी बिल्कुल बताती हूँ। हाँ। सबसे पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से होनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करें। हर जुताई के बाद पाटा लगाना होता है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके। अश्वगंधा को काश्तकार शुष्क क्षेत्रीय बेकार पड़ी भूमि में बारानी के रूप में उगाते हैं। इस पर किसी तरह की रासायनिक खाद नहीं डाली जाती है। लेकिन किसान बुवाई से पहले 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला लें। इससे फसल अच्छी होती है। अश्वगंधा की फसल 150 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये लगभग जनवरी से मार्च के मध्य का समय होता है। इस वक्त फल और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी जड़ की ही उपयोगिता है। इसीलिए उपलब्ध संसाधनों से जड़ समेत खुदाई करें। इसकी खुदाई करने के बाद जड़ों को साफ करें। अब 9 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट के धूप या छांव में सुखा लें। इसे इतना सुखाएं कि उसमें 10 से 12% तक नमी रह जाए। इसकी खेती के लिए तैयार खेत में बीज को समान रूप से छिटक कर मिट्टी में मिला दें। पौधरोपण के लिए नर्सरी में तैयार 5 से 6 सप्ताह के पौधों को लगाया जाता है। पौधरोपण शाम के वक्त ही करना चाहिए। साथ ही पौधों को लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे पौधे में मिट्टी आसानी से चली जाती है। और इसकी बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पौधों की दूरी ठीक कर देनी चाहिए। बता दें आपको कि निराई गुड़ाई बुवाई के फेमस लाल जी 2 महीने बाद करते हैं। और ध्यान रहे कि फसल में खरपतवार नहीं रहना चाहिए। वाकई मैडम जी, इसकी खेती में तो बहुत फायदा है। हम मैडम जी जानते क्या करेंगे? क्या? हम आसपास के गांव में जाके सभी किसान बहन भाइयों को इसकी खेती करने के लिए बताएंगे और बोलेंगे कि इसकी खेती करिए, इसमें बहुत फायदा है। हाँ, लेकिन एक और बात सुनिए, बहुत जरूरी है जी। आपको हम अश्वगंधा के औषधीय गुण के बारे में बताते हैं। जी। अश्वगंधा की हरी पत्तियां जोड़ों की सूजन को दूर करती हैं। इसके अलावा हर्बल चाय, पाउडर और गोलियां बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। अश्वगंधा के छाल का काढ़ा अस्थमा रोग में लाभदायक होता है। इसकी जड़ों की मांग और आपूर्ति या उत्पादन में लगभग 3 गुना से ज्यादा का अंतर है। इसकी सूखी जड़ों का प्रयोग टॉनिक बनाने, गठिया रोग, त्वचा की बीमारियां, फेफड़ों के सूजन, पेट के फोड़ों एवं मंदाग्नि के उपचार में किया जाता है। और साथ ही कमर तथा कूल्हों यानी कि हिप बोन के दर्द निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। वाह वाह मैडम जी। जी बिल्कुल, आगे मैं बताती हूँ। बताइए। रोजाना अश्वगंधा खाने से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जुकाम होने पर अश्वगंधा का सेवन बढ़ाने से शरीर को उबरने में मदद मिलती है। साथ ही ये औषधि एक वायरल इन्फेक्शन के साथ होने वाले तनाव और थकान से उबरने में भी मदद करती है। वाह। अश्वगंधा दिल और शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाती है। और फेमस लाल जी, आप तो इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये तनाव कम करती है, क्योंकि आप हर सवाल में तनाव में आ जाते हैं, तो आपको तो इसको बिल्कुल लेना चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अब हम तनाव बिल्कुल नहीं लेंगे मैडम जी। हाँ? कि अब अश्वगंधा मिल गया है हमको। हम आसपास के गांव में जाके सभी किसान बहन भाई को बोलेंगे कि इसकी खेती करिए, इसके बारे में जागरूक करेंगे सबको। क्या बात है, क्या बात है फेमस लाल जी। बस इसी तरह से ये जानकारी अपनी पाठशाला में अपने किसान बहन भाइयों को देते रहिए, और यही जानकारी हम आपको भी देते रहेंगे। ये सिलसिला जो है मुलाकातों का, बातों का, ज्ञान विज्ञान की बातों का हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है
छटाक भर खुशी हम तीनों की ओर से नमस्कार। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां। जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।